गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश टेस्ट सीरीज का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं इस चैनल पे, जिसका एक्सप्लेनेशन को आपको जो है देख करके या सुन करके ज़्यादा से ज़्यादा अपकमिंग एग्जाम्स में बेनिफिट हो, तो उसी का ये नेक्स्ट सीरीज है। आज आज हम लोग एक टेस्ट सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं, और एक टेस्ट सीरीज नंबर 1 जो है ऑलरेडी वो डिस्कशन किया जा चुका है, जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, उसको जा करके वहां आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज सेकंड, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है स्क्रीन पे ये है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन एरर का क्वेश्चन है, वी हैज सीन दैट मूवी बिफोर। अब इसमें देख रहे होंगे जो कॉमन एरर का क्वेश्चन है, इसमें यहां लिख रहा है हैज सीन। मैं ऐसे ही बताता हूं कि सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वर्ब होता है। वर्ब को आइडेंटिफाई करना अगर आप सीख गए तो बहुत सारा मतलब जो है वहां से आप एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वर्ब को सेंसिटिव जोन कहा जाता है ग्रामर का। तो हैज का नंबर सबको पता है कि सिंगुलर होता है। इसका सब्जेक्ट कौन है तो दिख रहा है यहाँ, इसका सब्जेक्ट वी है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है। वी का नंबर प्लुरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पर प्लुरल होना चाहिए, तो यहाँ पे हैव होना चाहिए। तो ये किस पार्ट में एरर है, तो देखिए ये आपका जो है यहाँ पे एरर है आपका थर्ड पार्ट में। यहाँ पे हैज जो है इसके प्लेस पे हैव होना चाहिए, और बाकी दैट मूवी जो सही है, और बिफोर भी सही है बिल्कुल। यहाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इडियम्स एंड फ्रेज को बेस बना करके पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न में। देखिए लिखा है एंड वर्क टुगेदर फॉर अ ग्रेटर गुड। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपका ऑप्शंस है, और ऑप्शन सब आपके इडियम्स एंड फ्रेज ही हैं। अब इसका मीनिंग अगर थोड़ा पता हो तो ये क्वेश्चंस को करना मतलब इजी हो जाएगा। मैं एक बार मीनिंग डिस्कस कर देता हूँ। ये जो ब्यूरी द हैचेट है, ये ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है टू एंड डिस्प्यूट, टू एंड डिस्प्यूट मतलब किसी विवाद को समाप्त करना। और टू मेंटेन पीस, शांति बहाल कर लेना, मतलब आपका जो है झगड़ा वगैरह है उसको समाप्त करके हम लोग जो है फिर से शांति बहाल कर लेते हैं, उसको जो है विरुद्ध हैसिड कहा जाता है। और यहाँ यही मीनिंग फिट भी आ रहा है कि आपस का जो विवाद है, डिस्प्यूट है, उसको समाप्त करो, एंड वर्क टुगेदर, और साथ में काम करो। आगे देखिए कि मेंशन किया है फॉर अ ग्रेटर गुड, कि अच्छे के लिए जो है साथ में काम करो और पीछे के जो विवाद है उसको समाप्त करो। तो ये फर्स्ट ही आंसर इसका सही हो जाएगा। ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग से छुटकारा पाना। इसका मीनिंग होता है टू गेट रीड ऑफ, टू गेट रीड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जैसे आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आपको आपके अंदर बहुत मतलब जो है एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स है, उसको जो है बाहर निकाल देना, उसी को बोलते हैं ब्लो ऑफ स्टीम। भाप भी देखिए जो है बाहर निकल जाता है ज्यादा पानी गर्म होने के बाद। तो आपके अंदर अगर कोई एग्रेशन है और इस एग्रेशन से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग ब्लो ऑफ स्टीम का यूज करते हैं। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है आपका जो है टू टैकल समथिंग इन अ रॉन्ग वे, या मतलब किसी भी चीज को गलत तरीके से करना, इसको बोलते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। या टू मेक रॉन्ग चॉइस, कोई रॉन्ग चॉइस को अपना लेना या चीजों को आपका रॉन्ग वे में टैकल करना, इसको बोलते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। और बर्न द मिडनाइट जो ऑयल है, इसका मीनिंग होता है टू वर्क, इसका मीनिंग होता है आपका, यहां मैं लिख देता हूं इसका मीनिंग, टू वर्क लेट एट नाइट, टू वर्क लेट एट नाइट। रात में भी आपका जो है लेट तक काम करना, लेट तक आपका जो है पढ़ाई करना, इसी को बोलते हैं आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। तो ये बहुत मतलब जो है एक अच्छा क्वेश्चन था कि एक इडियम्स एंड फ्रेज को ही फिल इन द ब्लैंक्स
पैटर्न में आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द बुक हुम आई वांटेड टू बाय। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन एक आ रहा है होम, बाकी इज वर्ब का सब्जेक्ट दिस है तो दिस सिंगुलर है तो इज तो सिंगुलर है ही, है ना। मतलब ये वही किताब है जिसको मैं खरीदना चाहता था, सेंटेंस का मीनिंग है। अब सबको पता, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हु या हुम का यूज किया जाता है किसी पर्सन के लिए, और यहाँ पर इसके पीछे बुक आ रहा है, तो बुक आ रहा है तो यहाँ पर जो है बुक के लिए तो हुम आएगा नहीं, बुक के लिए आना चाहिए आपका विच, लेकिन यहाँ पर सर्टेन बुक की बात हो रही है। यहाँ पर दिस इज द बुक, किसी सर्टेन बुक या स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है। तो जब किस कोई स्पेसिफिक नाउन की बात होती है, उस नाउन या उस नाउन पर स्ट्रेस हम लोग डालते हैं, उस पर जोर डालते हैं, तो वहां पर हम लोग दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ होम के प्लेस पे क्या होना चाहिए, दैट। और होम तो ऐसे ही यार दिख भी रहा था, होम पर्सन के लिए यूज होता है। तो देखिए आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ये होम रॉन्ग है, यहाँ दैट होना चाहिए। ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट में आते हैं। हाँ देखिए, बाय दिस टाइम टुमारो आई द वर्क असाइन टू मी। अब इसमें देख रहे होंगे ना, ये टेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न में पूछा है। देखिए यहाँ पर एक डेडलाइन लगा दिया है, बाय दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम टुमारो कि इस समय तक कल। और डेडलाइन जो होता है ना, बाय का मतलब एक तरह से यहाँ पर टिल है, यहाँ बाय मीनिंग दे रहा है टिल का, टिल दिस टाइम टुमारो कि कल इस समय तक। तो जहां भी डेडलाइन आ जाता है, उस डेडलाइन के साथ हमेशा हम लोग जो है परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। डेडलाइन के साथ हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस। टुमारो की बात हो रही है तो फिर एक बात तो फ्यूचर की हो गई, और फ्यूचर की हो रही है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होना चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो देखिए पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है शैल विल के साथ हैव, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो विल भी है, हैव भी है, डू का थर्ड फॉर्म डन है, तो ये आंसर फर्स्ट आपका सही है। बाय दिस टाइम टुमारो आई विल हैव डन द वर्क असाइंड टू मी, कि कल इस समय तक जो काम मुझे सौंपा गया है वो सारा काम को मैं कंप्लीट कर चुका होऊंगा, ये मीनिंग है सेंटेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, ये आपका क्वेश्चन एक्टिव और पैसिव वॉइस से उठाया गया है। बाय होम वर यू टाउट इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बाय होम से अगर बनाया है तो इसका एक्टिव शुरू होगा आपका जो है हु से, क्योंकि हु से एक्टिव शुरू होगा तो उसी का पैसिव बाय होम से बनता है। तो एक ऑप्शन तो थर्ड कट गया, एलिमिनेशन टेक्निक से आंसर हो नहीं सकता। दूसरा मैं बताता हूँ, वर्ट आउट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए वर्ट आउट, तो वाज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव क्या होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव का मतलब क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड ही फॉर्म यूज होता है, तो कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ हो वही आंसर हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में हैज टाउट है, कट गया ये भी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए सेकंड में हैड और टाउट है, ये भी ऑप्शन कट गया। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में देखिए यहाँ पर टाउट आ रहा है जो टीच का सेकंड फॉर्म है। तो लिखा गया सेंटेंस जो क्वेश्चन है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, उसका एक्टिव ढूंढना था, तो इसका आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। और इसमें देखिए डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन उठाया है, ही सेड 2 and 2 मेक 4। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में जरूर है, यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच ही सेड पास्ट में है, लेकिन ये 2 and 2 मेक 4, ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये एक प्रकार का फैक्ट है कि 2 और 2 मिलकर के 4 ही बनाते हो, कल भी बनाते थे, आज भी 4 ही बनाते, आगे भी 4 ही बनाएंगे। मतलब ये इस पर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं है, ये पास्ट में भी वैसा ही था, प्रेजेंट में भी वैसा ही है, फ्यूचर में वैसा ही रहेगा। इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच अगर कोई फैक्ट बता रहा हो, ट्रूथ बता रहा हो, तो बदलता नहीं है, तो इसमें कोई चेंजेस होने नहीं है। चेंजेस जब होने नहीं है तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ही सेड दैट 2 and 2 मेक 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका बाइट द बुलेट है। बाइट द बुलेट का यहाँ पर पूछा है सेलेक्ट द सेंटेंस विच गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मतलब जो कोई सेंटेंस चूज करना है गिवन ऑप्शंस में से जो इसका मीनिंग पर क्या करे फिट है। तो बाइट द बुलेट का मीनिंग देखिए ये हो जाएगा, डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद द
सर्जरी मतलब बाइट द बुलेट का मतलब क्या है? ऐसे भी देखिए कि बुलेट का मतलब गोली होता है, तो गोली से तो दर्द ही होता है। इसका मतलब कोई कष्ट होने के बावजूद भी, कोई दर्द होने के बावजूद भी फिर आगे सर्जरी के लिए बढ़ना आपका जो है, उसको बिना परवाह किए हुए, तो उसी को बाइट द बुलेट कहा जाता है। मतलब इंजरी को के होते हुए भी, या फिर कोई पेन या पीड़ा कष्ट के होते हुए भी जो है सो आगे सर्जरी के लिए जो है कदम बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड बाइट द बुलेट। तो आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। और देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है, और थ्रो अ राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक यूज किया है एडजेक्टिव राउंडर, जो स्टोन को क्वालिफाई कर रहा है। स्टोन नाउन है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोन? राउंडर स्टोन। अब देखिए एडजेक्टिव जो होते हैं, दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं इंग्लिश में, एक होते हैं क्वालिफाइंग और एक होते हैं क्लासिफाइंग। क्वालिफाइंग और क्लासिफाइंग। क्वालिफाइंग उनको कहा जाता है जो क्वालिटी बताते हैं। जैसे हमने लिखा स्वीट, तो हमने स्वीट लिखा तो बोल सकते हैं स्वीट डिश, व्हाट काइंड ऑफ डिश? स्वीट। तो ये स्वीट है और डिश को क्वालिफाई कर रहे थे, क्वालिफाइंग है। क्लासिफाइंग जो होते हैं वो क्लास को बताते हैं, ये कोई क्वालिटी नहीं बताते। और ये नॉन ग्रेडेबल भी होते हैं। नॉन ग्रेडेबल का मतलब ये हुआ कि इनका कोई डिग्री नहीं होता, इनका कोई अलग अलग ग्रेड नहीं होता। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें यूनिक, तो जो यूनिक है वो यूनिक ही है आपका, उससे ना कोई ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, इसके अलग अलग ग्रेड पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्वीट का ग्रेड पॉसिबल है। कोई चीज अगर स्वीट है तो उसे ज्यादा मीठा भी स्वीटर भी हो सकता है, सबसे ज्यादा मीठा स्वीटेस्ट भी हो सकता है। तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, इसका डिग्री पॉसिबल है, ग्रेड पॉसिबल है। सिर्फ क्वालिफाइंग जो होता है वो ग्रेडेबल होता है, और क्लासिफाइंग का ग्रेड नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन ग्रेडेबल बोलते हैं। अब यूनिक हो गया। अब यहाँ पर आपका जो है परफेक्ट है। परफेक्ट के बाद मान लीजिए कि यहीं पे आपका जो है एक्सट्रीम है, यूनिवर्सल है, ऑटोमेटिक है, आइडियल है, और जितना ज्योमेट्रिकल शेप है, राउंड है, स्क्वायर है, स्फेरिकल है, ट्रायंगुलर है, एटसेट्रा। अब है यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या, कि जो राउंड है वो तो राउंड ही रहेगा। जैसे मान लीजिए राउंड है, इससे ज्यादा राउंड कुछ पॉसिबल नहीं है। अब बोलेगा ये दोनों फिगर में ज्यादा राउंड कौन है? खैर मैं डिटेल से बना रहा हूं तो उतना प्रॉपर इमेज नहीं बन पा रहा है। लेकिन देखिए ये ए मान लीजिए राउंड है और बी राउंड है, तो जो राउंड है वो राउंड ही है, उससे ना ज्यादा कुछ हो सकता है ना कम कुछ हो सकता है। तो राउंड जो होता है क्लासीफाइंग होता है। क्लासीफाइंग का मैंने बताया कि डिग्री नहीं होते, तो डिग्री नहीं होते तो फिर राउंड का अगला डिग्री राउंडर तो गलत है। तो ये यहाँ पे जो है सो ये राउंडर जो देख रहे हैं ये रॉन्ग है। यहाँ पर आप राउंड यूज कीजिए, क्योंकि कोई भी एब्सोल्यूट शेप होता है वो शेप चेंज नहीं हो सकता, साइज भले ही चेंज हो सकता है। जैसे ए और बी में बोल सकते हैं बी इज ग्रेटर, ए इज स्मॉलर, कि ए स्मॉलर है बी ग्रेटर है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ए जो है सो मतलब जो है लेस, ये मतलब जो है कह सकते हैं कि ये राउंडर है और ये राउंडर नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। मतलब दोनों ही राउंड है, साइज का फर्क है। तो साइज कैन वेरी, शेप कैन नेवर। तो आंसर इसका हो जाएगा थ्रो अ राउंड स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। ये भी देखिए एक्टिव और पैसिव क्वेश्चन है, और यहाँ पर वाज प्रेजेंटेड अगर है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है, तो इसका एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म हो जाएगा। सेकंड फॉर्म अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो रिसीवर है, ये सॉरी, ये जो बाय द डायरेक्टर है, तो यही आपका यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव में। एक्टिव की शुरुआत द डायरेक्टर से ही होगी, डायरेक्टर से शुरू होगी। देखिए एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा फोर्थ, द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स एक अच्छा क्वेश्चन है। द authority refused to pay any heed to the demands made by the workers। अब इसमें आपका जो है बोल रहा है कि सिमिलर वर्ड चूज करना है। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन लिखता है करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट में एक वर्ड दिया हुआ है, आप गौर कर रहे होंगे तो ट्रिवियल, इसी का आपको सिमिलर वर्ड देना है।
तो आप यहाँ ट्रिवियल का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। जो तुच्छ चीजें होती है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं होती, उसी लेस इंपॉर्टेंस चीजों को ही ट्रिवियल कहा जाता है। तो इसी को इनसिग्निफिकेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आंसर इसका हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट। अब मैजेस्टिक जो है, इस मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है? स्प्लेंडिड। इसका मतलब होता है स्प्लेंडिड, या इसी का मतलब होता है, एकदम नहीं बोलते, भव्य। भव्य है, शानदार है, तो वही होता है स्प्लेंडिड, मैजेस्टिक। और कंसीटेड जो वर्ड है, इसका मतलब होता है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या हुआ? घमंडी। इसी को बोलते हैं हाउटी, HAUGSTY। और इसी को बोलते हैं इगोटिस्ट। इगोटिस्ट हो गया, हाउटी हो गया, एरोगेंट और कंसीडर्ड सिमिलर वर्ड है। आइडियोटिक का मतलब क्या हो गया? ये सिल्ली, आपका सिल्ली। तो आंसर इसका ट्रिवियल का क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 11 नंबर का क्वेश्चन, फिर से हम लोगों का क्वेश्चन क्या है आपका? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द गिवन वर्ड टू फॉर्म ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। अच्छा ठीक है। द स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड देयर रिजल्ट्स। इसका करेक्ट सीक्वेंस मांगा है, तो ये जो स्टूडेंट्स का पोजीशन सही है। ईगरली एडवर्ब है, एडवर्ब जो है वो वर्ब से पहले आ ही सकता है, तो अवेटेड वर्ब से पहले ईगरली भी सही है। ईगरली मतलब उत्सुकता पूर्वक। और रिजल्ट्स जो है अवेटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और हुज रिजल्ट देयर रिजल्ट, तो ये पोजीशन तो बिल्कुल सही है। पोजीशन बिल्कुल सही है। और थर्ड, जो ये सेकंड क्वेश्चन में द स्टूडेंट ईगरली अवेटेड देयर रिजल्ट, सेम दिया है, मतलब ऑप्शन दे दिया है। तो इसमें हो सकता है मे भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, है ना? लेकिन जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है उसपे सारे वर्ड अरेंज्ड है प्रॉपरली, किसी भी प्रकार का उसमें फर्दर अरेंजमेंट का जरूरत नहीं है। और सेकंड ऑप्शन में भी इसी तरह का जो है अरेंजमेंट दिखा रहा है। तो इसमें कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है, ऐसे इसका जो है आंसर नो इम्प्रूवमेंट रहता, कुछ तो होना चाहिए था। तो इसका जो लिखा हुआ वो भी सही है, और जो सेकंड नंबर है वो भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। एवरीवन शुड रेस्पेक्ट दोज पेरेंट टीचर एंड एल्डर्स। अब देखिए ये एवरीवन आ रहा है कि प्रत्येक को अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो देख रहे हैं, दोज जो देख रहे हैं आप, ये दोज किसके लिए आ रहा है? एवरीवन के लिए। अब एवरीवन का नंबर सिंगुलर होता है, वन इसमें आ भी रहा है, सिंगुलर है तो यहाँ पर प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा एवरीवन के लिए? सिंगुलर। सिंगुलर आपका हो जाएगा, ही का फॉर्म क्या होता है? हिज। तो एवरीवन के लिए ही यूज होता है, तो ही का यहाँ पोजीशन दिखाना है, तो पॉजिटिव केस हो जाएगा हिज। तो एवरीवन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट टीचर एंड एल्डर्स। तो यहाँ पर देखिए कहाँ क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। ये जो दोज है, ये दोज के प्लस पे हिज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें आपको जो है पैसिव पूछा है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है स्पष्ट। यहाँ पर पूछा है आपका पैसिव वॉइस, एक्सेस डिनाइड। तो एक्सेस डिनाइड का मतलब क्या? एक्सेस को डिनाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो एक प्रकार का ऑर्डर है। तो ऑर्डर को हम लोग जो है कैसे बनाते हैं? तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसे बनाते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा? लेट द एक्सेस बी डिनाइड। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मेनी ट्रेसपासर्स हैव बीन परसिक्यूटेड रिसेंटली। देखिए ट्रेसपासर्स का मतलब होता है इंट्रूडर्स। ट्रेसपासर्स मीन्स व्हाट? इसका मतलब होता है आपका इंट्रूडर्स। इंट्रूडर। इंट्रूडर का मीनिंग क्या हुआ? हिंदी में घुसपैठिया बोलते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं वन हु एंटर्स समवन्स लैंड विदाउट परमिशन, या वन हु एंटर्स एनीवेयर इलीगली, नॉट अकॉर्डिंग टू रूल और लॉ। तो उसी को ट्रेस पासर कहा जाता है। तो मेनी ट्रस प्लुरल है, तो ट्रेस पासर भी प्लुरल है, सही है बिल्कुल। इसके साथ हैव भर भी सही है। और बीन इसलिए सही हो जा रहा है क्योंकि अब पैसिव वॉइस में है, मीनिंग आ रहा है कि हाल ही में बहुत सारे घुसपैठियों को
जो है पनिश किया गया है, तो वो पनिश किए नहीं हुए हैं, तो पैसिव वॉइस में हैव के साथ बिन सही है। तो और यहाँ पर देखिए इसमें एरर ये आ रहा है कि दो वर्ब होता है कंफ्यूजिंग वर्ब में। एक होता है आपका प्रोसिक्यूट, और प्रोसिक्यूट वर्ब का मीनिंग होता है टू पनिश बाय लॉ। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, कोर्ट के द्वारा किसी को कानून के आधार पर दंड देना, इसको प्रोसिक्यूट बोलते हैं। और एक होता है परसिक्यूट, परसिक्यूट या परसिक्यूट, ये जो वर्ब होता है इसका मीनिंग होता है टू एक्सप्लॉइट, टू एक्सप्लॉइट, किसी का शोषण करना, मतलब कलर के बेसिस पे, किसी का रंग के बेसिस पे, या कम्युनिटी के बेसिस पे, या रिलीजन के बेसिस पे जो किसी का शोषण या अत्याचार होता है इसको प्रोसिक्यूट कहा जाता है, और किसी को जो दंड दिया जाता है उसको प्रोसिक्यूट कहा जाता है। तो यहाँ ट्रेसपासर्स के लिए जो प्रॉपर वर्ब यूज होना चाहिए था वो यूज होना चाहिए था यहाँ पर क्या, प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड का मतलब पनिश्ड, हाल ही में उनको दंड दिया गया है। तो ये देखिए ये जो थर्ड है यहाँ पर परसिक्यूटेड की जगह प्रोसिक्यूटेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर इनकाउंटर्ड। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा ऐसा टास्क रहा जो अभी मैंने इसका सामना अभी तक किया है, उसमें से सबसे ज्यादा ये चैलेंजिंग है। तो द लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब आपका जो है मोस्ट, मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क आई हैव एवर इनकाउंटर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है और ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। एसएससी एक क्वेश्चन आपका जो है फ्रेजल वर्ब से उठा ही लेती है आपका, और इसमें है दैट थॉट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया समडे। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस थॉट के साथ एकदम अपने आप को चिपकाए रखो, मतलब इस थॉट को एकदम फॉर्मली जो है सो इस थॉट को पकड़े रहो, या इस थॉट में बिलीव रखो एकदम फॉर्मली। एक न एक दिन एक ग्रेट आइडिया जरूर साबित होगा आपका। तो यहां पर आंसर हो जाएगा होल्ड, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका होल्ड ऑन टू हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, होल्ड ऑन टू। होल्ड ऑन टू का मीनिंग होता है टू होल्ड समथिंग, टू होल्ड समथिंग फर्मली, किसी चीज को एकदम मजबूती से किसी चीज के साथ मतलब जो है होल्ड करना, या किसी चीज के साथ मजबूती के साथ चिपके रहना। तो वही बोला जा रहा है कि इस थॉट के साथ मजबूती के साथ इसको, इसमें डूबे रहो, पकड़े रहो, एक जरूर एक दिन एक ग्रेट आइडिया साबित होगा। और बाकी जो ये होल्ड ऑन है, ये होल्ड ऑन का मतलब होता है टू वेट और स्टॉप फॉर अ मोमेंट, टू वेट और स्टॉप फॉर अ मोमेंट, कि थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लेना या रुक जाना, उसको बोलते हैं होल्ड ऑन, है ना। नहीं बोलते फोन को होल्ड ऑन कर देते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए आप वेट कर लीजिए फोन पे, तो वही होता है होल्ड ऑन। होल्ड टू का मीनिंग होता है टू मेक, टू मेक somebody, somebody keep a promise, keep a promise, मतलब किसी से अपना किया गया वचन निभवाना या किया गया वादा को निभवाना, इसी को बोलते हैं क्या, होल्ड टू। और ये जो होल्ड अगेंस्ट है, ये होल्ड अगेंस्ट का मतलब होता है टू लाइक समवन लेस, किसी को कम पसंद करना, किसी को कम पसंद करना, या किसी के खिलाफ जो है सो रहना, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत आपके लिए किया है। तो टू लाइक समवन लेस इज कॉल्ड होल्ड अगेंस्ट। तो यहाँ पर प्रॉपर मीनिंग फिट आ रहा है होल्ड ऑन टू का, तो होल्ड ऑन टू आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ही इज टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम देन हिज फ्रेंड। अगर एक गौर कर रहे होंगे आप, तो यहाँ पर देखिए आपका आ रहा है देन। अब देन के साथ हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो देखिए टॉलर यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री है, टॉलर देन। तो यहाँ भी आपका कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री का डिटर्मिनर होना चाहिए। तो कॉम्परेटिव डिग्री के लिए हम लोग मोर का यूज करते हैं, मोस्ट और सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है। तो यहाँ पर मोस्ट को हटा के क्या हो जाएगा, मोर। तो आंसर हो जाएगा ही इज टॉलर एंड मोर हैंडसम देन हिज फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अब देखिए ये तो आपका
स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आ गया है, जिसको रेक्टिफिकेशन करना है स्पेलिंग एरर को। सी वैसिलेट्स अ लॉट व्हाइल मेकिंग एनी डिसीजन। वैसिलेट का मतलब क्या होता है? वेवरिंग। वेवरिंग का मतलब क्या होता है? किसी डिसीजन पर फर्म नहीं रहना, मतलब ढुलमुल ढुलमुल जो डिसीजन होता है, विचार बदलते रहना, फर्म स्टैंड नहीं होना, उसी को वैसिलेट कहते हैं। वेवरिंग, हिलते डुलते रहना आपका। तो वैसिलेट का सही स्पेलिंग जो है वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया हुआ है, VSCILLAT, और सी का नंबर सिंगुलर है, इसलिए इसमें एस लगा हुआ है। तो हमेशा वो जो है वैसिलेट करती रहती है बहुत ज्यादा। जब वो कोई डिसीजन लेने की बारी आती है, डिसीजन ले रही होती है, तो बहुत वो उसमें आपका जो है इफ्स एंड बट्स की स्थिति में रहती है। मतलब उसका रवैया बड़ा ढुलमुल रहता है, वो फर्म स्टैंड नहीं कर पाती किसी डिसीजन पे। तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अशोका वाज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ वेरी वाइजर रूलर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये जो वेरी आ रहा है यहाँ पे, इसके साथ डिग्री पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं बोलते वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वाइज। तो वाइजर तो कॉम्प्लीट डिग्री है, वेरी के साथ जाएगा नहीं, है ना। और यहाँ भी देखिए नॉट ओनली के साथ आपका जो है सो ग्रेट वॉरियर को अगर देखें तो ये पॉजिटिव डिग्री है, तो यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री ही होना चाहिए। तो आंसर इसका हो जाएगा अ वेरी वाइज रूलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। रॉबिन वाज्ड एज द स्मोक स्ट्रीटली फ्रॉम द चिमनी। देखा कि वो जो धुआं उठ रहा था चिमनी से, और ऊपर उठने के लिए वर्ब होता है आपका राइज। राइज का मतलब होता है उठना, और यहाँ वाज्ड पास्ट में है, तो यहाँ भी पास्ट का ही वर्ब होना चाहिए, और जिसका मीनिंग आपका जो है ऊपर उठना हो। तो आंसर इसका जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो रोज है ये राइज का फॉर्म है। राइज, रोज, राइजन। तो राइज का मतलब ही होता है आपका जो है ऊपर उठना, है ना, बढ़ना। तो उसने धुआं को ऊपर उठते हुए देखा था चिमनी से। और बाकी लेफ्ट का कोई मीनिंग है नहीं, है ना। लेफ्ट का मतलब लीव का सेकंड फॉर्म, इसका मतलब छोड़ना होता है। वेंट, गो का सेकंड फॉर्म है। हंग जो है ये हैंग का सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है टू होल्ड समथिंग ऑन वॉल और रूफ, दीवार में किसी चीज को लटकाना, उसको हम लोग हंग बोलते हैं। तो आंसर इसका 4th हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हम लोगों का डायरेक्ट स्पीच का, नरेशन का क्वेश्चन है। ही सेड आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर। अब देखिए आई बॉट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो ही हैड बॉट हो जाएगा। तो ही हैड बॉट हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन तो आंसर दिख रहा है आपको, आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बाकी तो कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इसमें लिखा है द प्रिंसिपल सेड टू आई। टू प्रिपरेशन के बाद ऑब्जेक्टिव कैसे होना चाहिए? मी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट इलिमिनेट हो गया। द प्रिंसिपल सेड मी, सेड इन ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो इसके बाद आ, कोई जो भी बोलेगा उसका रेसिपिएंट होना चाहिए। रेसिपिएंट का प्रिपरेशन टू होता है, तो टू यहाँ पर मिसिंग है। द प्रिंसिपल सेड टू मी होना चाहिए, तो ये भी सेकंड ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गया। थर्ड में द प्रिंसिपल सेड टू मी यू आर इन चार्ज ऑफ द एडमिशन सेल, यही आंसर करेक्ट है बिल्कुल। और फोर्थ में द प्रिंसिपल सेड टू मी, ऐसे ही रॉन्ग है, प्रिंसिपल सिंगुलर है तो इसके साथ से ना हो गया, सेज होना चाहिए, उसके साथ टू भी होना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। अगर पीछे एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं बताया था कि एडजेक्टिव एक क्वालिफाइंग होते हैं, क्लासिफाइंग होते हैं। क्वालिफाइंग जो क्वालिटी बताते हैं, क्लासिफाइंग जो क्लास बताते हैं। तो यूनिवर्सल क्या है? एक प्रकार का आपका जो है क्लास ही है, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है। क्लासिफाइंग एडजेक्टिव में डिग्री एग्जिस्ट नहीं करते, से यूनिक है, परफेक्ट है, आइडियल है, एक्सट्रीम है, यूनिवर्सल है, राउंड है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, ये सब आपके क्लासिफाइंग एडजेक्टिव होते हैं। इसमें डिग्री नहीं होता। डिग्री जब नहीं होता तो द भी हटाइए, मोस्ट भी हटाइए, अ लिख दीजिए, तो आपका जो है क्या हो जाएगा? अ यूनिवर्सल। एन यूनिवर्सल इसलिए होगा कि यू भले ही आपको भावेल दिख रहा है, लेकिन साउंड इसका कॉन्सोनेंट का है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आंसर इसका हो जाएगा अ यूनिवर्सल। तो सिनेमा प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यू यूज एंड टू स्टीयर बोट। अब देखिए यहाँ पर बोट को, नाव को चलाने की बात हो रही है, तो नाव को चलाने के लिए उसको पानी में देखते होंगे कि एक पतला सा डंटा होता है, उसे पानी को हम लोग हटाते जाते हैं और उसे नाव आगे बढ़ते चला जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग चप्पू बोलते हैं।
मतलब एक फ्लैट डंडा ही होता है, और उस नाव को जिस डंडे से हम लोग चलाते हैं, पानी को किनारे से हटा करके, उस डंडे को जो है ये कहा जाता है ओर, OAR। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। और बाकी ये जो फर्स्ट में है, इसका मतलब तो होता है कोई मिनरल्स का जो अयस्क होता है उसको ओर कहा जाता है। फर्स्ट ऐसे ही कट गया, और आर का यहाँ कोई मीनिंग है नहीं, और जो है ये तो कंजंक्शन है, इसका कोई मीनिंग नहीं। आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है दे, और इसमें हम लोग को एरर फाइंड आउट करना है। और एरर फाइंड आउट करना है, देखिए दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। देखिए ये जो यहाँ इन द फर्स्ट फ्लोर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जो है ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल नंबर के एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल नंबर के साथ हम लोग मतलब डेफिनेट ही होते हैं। फर्स्ट फ्लोर है तो कोई डेफिनेट फ्लोर ही है, तो आर्टिकल द इसके साथ लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, दे वांट टू लिव इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। तो आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हम लोग को एरर फाइंड आउट करना है। और द स्पीकर्स emphasis is on the present day problems that are being faced by ordinary man of India। अब यहाँ पर एरर देख रहे होंगे, तो एरर यही है कि ये जो emphasis है इसका स्पेलिंग रॉन्ग लिखा गया है। इसका प्रॉपर स्पेलिंग होता है EMPHASIS, और इस emphasis का मतलब होता है किसी चीज पे जोर डालना। स्ट्रेस इसका मीनिंग होता है, STRESS, स्ट्रेस। तो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। तो ये एम्फेसिस का स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे स्पेलिंग इसका करेक्ट होना चाहिए। 27 नंबर का क्वेश्चन है, सी वाई नोन फॉर हर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस हर सेल्फ क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब इसका वन वर्ड सब्शन आपसे मांगा है कि कोई अगर इफेक्टिवली किसी से कम्युनिकेट करता है, खुद को बड़ा क्लियरली एक्सप्रेस करता है, तो इसका मतलब जो है उसके पास एक बहुत अच्छा कला है, वो आर्टिकुलेशन का कला है। आर्टिकुलेशन का मीनिंग ही ये होता है टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली। मतलब किसी राइटिंग में या स्पीकिंग में अपने आप को बहुत प्रभावी तरीके से रखना, या प्रभावी मतलब बड़ा स्पष्ट रूप से चीजों को सामने रखना, उसको आर्टिकुलेट कहा जाता है। एंड दिस और इसी आर्टिकुलेट का नाउन फॉर्म आर्टिकुलेशन है। तो आंसर यही हो जाएगा आपका। और जो मम्बलिंग वर्ड आ रहा है आपका, जो देख रहे हैं, ये मम्बलिंग का मतलब होता है कि बिना मुंह खोले जो बड़बड़ाते रहते हैं, बुदबुदाते रहते हैं, मतलब जो है बोल सकते हैं तो स्पीक क्वाइटली विदाउट ओपनिंग द माउथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मम्बलिंग। और जो है इनकोहेरेंस तो यहाँ कोई मीनिंग दे नहीं रहा है आपका, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देर इज अ प्लेस फॉर ग्रेन्स इन द देर इज अ प्लेस फॉर ग्रेन्स इन द बैकयार्ड ऑफ दिस हाउस। प्लेस फॉर ग्रेन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेनरी बोलते हैं। ग्रेनरी का मतलब एक तरह से गोडाउन होता है, वेयर ग्रेन्स आर केप्ट, जहां अनाजों को रखा जाता है, उस अनाज घर को ग्रेनरी कहा जाता है। तो प्लेस फॉर ग्रेन्स इज कॉल्ड ग्रेनरी। ये जो अकाइव है, इसको इसका फोनेटिक्स या प्रोनाउंसिएशन अकाइव होता है। अकाइव उस जगह को कहा जाता है वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। जहां पर पब्लिक रिकॉर्ड को रखा जाता है उसको आर्काइव कहा जाता है। और डॉर्मेट्री जो होता है, मतलब बोल सकते हैं अ बिग स्लीपिंग रूम, एक बड़ा जो सोने का जो घर होता है, जहां पर देखते होंगे कि अलग अलग बेड लगे रहते हैं। कोई रेलवे स्टेशन वगैरह पर भी अगर आपको आपकी ट्रेन लेट है, थोड़ा रेस्ट करना है, तो आप डॉर्मेट्री में जा सकते हैं। तो एक तरह से बड़ा सोने का एक कमरा होता है जिसमें अलग अलग बेड लगे रहते हैं, तो लार्ज स्लीपिंग रूम को ही डॉर्मेट्री कहा जाता है। और एपियरी तो होता है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है, उस प्लेस को अपियरी कहा जाता है।
तो आंसर इसका हो जाएगा ग्रीनरी। अब 29 नंबर का क्वेश्चन है, द गर्ल वाज एज सी वाज ड्रेंच्ड इन द रेन। अब बोल रहे हैं यहाँ पर क्या कि वो पानी में पूरी तरह से भीग चुकी थी, है ना। तो वो क्या हो गई थी, तो पूरी तरह से वो जो थी वो कोल्ड हो गई थी। तो यहाँ पर रेन और ड्रेंच्ड इन द रेन हिंट कर रहा है आंसर के लिए, आंसर होगा क्या, यहाँ पर कोल्ड होगा। यहाँ पर बोल्ट का, टाइट का या गोल्ड का कोई मीनिंग है नहीं। तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, द गर्ल वाज कोल्ड एज शी वाज ड्रेस्ड इन द रेन। तो चलिए, हम लोगों ने आज 29 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और हमने हर संभव प्रयास किया कि सारे क्वेश्चंस को मैं एक प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूं। आप ये जो है वीडियो को प्रॉपर वे में देखिए, और हम लोग शुरू कर चुके हैं ये जो सीरीज, ये अब इस चैनल पे चलता ही रहेगा। मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा अपकमिंग एग्जाम्स में, अगर एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आएंगे। तो स्टे कनेक्ट विद दिस चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इस चैनल से आप जोड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, और क्लासेस कैसी चल रही हैं कमेंट सेक्शन में भी बताइए। कुछ भी फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो आपके एडवाइस पर हम लोग ज़रूर विचार करेंगे, और उसमें हम लोग कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर लाएंगे अगर किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो तो। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।